तो बादल को घिरते देखा है। कविता के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कवि नागार्जुन सुबह सुबह का चित्रण करते हैं, प्रातः काल का चित्रण करते हैं। पहले छंद में उन्होंने सफ़ेद बर्फ़ के शिखर पर बादल को देखा है, जो मोती जैसे जल बिंदु जो है कमल के ऊपर पड़े हैं। ऊंचाई पर नीले नीले झीलों के जल में उन्होंने हंस को देखा तैरते हुए। और इसके बाद बसंत ऋतु की सुबह में उन्होंने देखा कि मंद मंद जब हवा बह रही है, उसी दौरान सुबह हरे शैवाल की चादर पर जो है चकवा और चकई जो पक्षी हैं, वे दोनों जो है प्रणय कलह कर रहे हैं। एक दूसरे से जो विछड़न हुई थी, जो बिछड़े थे रात भर के, जो है वहाँ पर प्रातः काल में उसकी पूर्ति कर रहे हैं। आगे हम पढ़ें। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसी बर्फीली घाटी, दुर्गम यानी जहाँ पर गमन करना, जहाँ पर जाना अत्यंत कठिन हो, ऐसी दुर्गम बर्फानी यानी बर्फीली घाटियों में शत सहस्त्र, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, जो नाभि है, नेवल जिसको कहते हैं, उस नेवल से एक सुगंधी फूटती है। किसके नेवल से? जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी जो हिरण होता है, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है और उस कस्तूरी से एक खुशबू जो है निकलती है, और वो अपनी खुशबू को नहीं पहचानता, उसको खोजने के लिए इधर उधर व्याकुल होकर के भटकता रहता है। ऐसे तरल यानी चंचल, तरल यानी चंचल, यहाँ तरल का अर्थ चंचल है। तरल और तरुण यानी अभी वो बच्चा है, युवा है, युवा कहेंगे। उस युवा कस्तूरी मृग को इन्होंने अपने पर चिढ़ते हुए देखा है, क्योंकि ये तो सुगंधी उसके नाभि से निकल रही है और इसका रहस्य वह नहीं जानता, इसलिए अपने आप पर चिढ़ रहा है, इधर उधर सूंघ करके उसको खोज रहा है। ठीक है, आगे देखें। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस छंद में नागार्जुन कह रहे हैं कि धनपति कुबेर, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार धन के देवता कुबेर हैं। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। कुबेर यक्षों के स्वामी हैं और उनकी राजधानी का नाम अलकापुरी है। कहा जाता है वो अलकापुरी इसी हिमालय
के क्षेत्र में जो है बसी थी। तो इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा जो है मिस्टेक हो गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे नाम से उन्होंने एक नाटक लिखा है महाकवि कालिदास ने। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का अर्थ हुआ आषाढ़ का पहला दिन, और इसी को हिंदी अर्थ में लेकर के आषाढ़ का एक दिन नाम से हिंदी के बहुत चर्चित जो है कलाकार, कहानीकार, नाटककार, एकांकीकार मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाम से नाटक लिखा। तो यह जो नाटक है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, उस नाटक में महाकवि कालिदास ने अलकापुरी का चित्रण किया है। और अलकापुरी के जो राजा हैं कुबेर हैं, और कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। तो अलकापुरी में जो है ये जो मेघदूत है, मेघदूतम, असल में नाटक जो है मेघदूतम है, उसी में आषाढ़ के पहले दिन का जो है जिक्र किया गया है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे उसी का एक भाग है। मेघदूतम जो नाटक है संस्कृत का, उसी का एक भाग जो है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि नागार्जुन जी कहते हैं कि जो कालिदास की कल्पनाशीलता है, महाकवि कालिदास ने जो कल्पना की, उस कल्पना के मुताबिक जो दिखाई देना चाहिए, अलकापुरी नहीं दिखाई दी, और वह मेघदूत बादल भी नहीं दिखाई दिया, जिस बादल को माध्यम बना करके पूरी मेघदूत की कथा वस्तु रखी गई है। कि मैंने आपको बताया था, शायद आपने वो नहीं देखा है, कुटज वीडियो में मैंने बताया था। इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कहानी कि यक्ष राज को, यक्ष के राजा जो कुबेर हैं, यक्ष ने एक दिन एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, यक्ष जो है, यक्षराज कुबेर आए और उसने कुबेर की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अपनी प्रेमिका के ध्यान में मग्न था। इससे जो है कुबेर नाराज हो गए और उसको अलकापुरी से निकाल दिए थे। तो ऐसे में जो यक्ष जो है अलकापुरी से जब चला गया, तो जाने के बाद उसने क्या किया, वहाँ से मेघ को अपना दूत बना करके अलकापुरी में अपनी यक्षिणी को संदेश भेजता था। उसी का यहाँ पर जिक्र जो है मेघदूत के बारे में कालिदास जी कहते हैं, नागार्जुन जी कहते हैं कि ना तो वह व्योम प्रवाही गंगा जल दिखाई दिया, जिसको आकाश गंगा के, आकाश में गंगा बह रही थी, व्योम यानी आकाश में जो गंगा बह रही थी, वह भी उन्होंने नहीं देखा। उसको ढूंढा, लेकिन ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। वह मेघदूत भी नहीं दिखाई दिया, जिसको कालिदास ने अपने नाटक में मेघदूतम में दिखाया कि यक्ष उस मेघ को दूत बना करके अपना संदेश जो है यक्षिणी के पास पहुंचाता है। वह भी मेघदूत भी नहीं दिखाई दिया। और इसीलिए नागार्जुन जी कहते हैं, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। अरे वो तो बादल है, कहीं बरस पड़ा होगा, वो क्या संदेश लेके जाएगा।
फिर कहते हैं जाने दो वह कवि कल्पित था, छोड़ो वो तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने कठोर ठंड में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, आकाश को चूमने वाली कैलाश की चोटियों पर, कहीं कहीं पर नभ चुंबी कैलाश शिखर पर भी मिलता है। मैंने ऐसा भी देखा है किसी किसी प्रति में नभ चुंबी कैलाश शिखर पर भी मिलता है। तो शीर्ष और शिखर एक ही है, इसमें कोई ये नहीं है। अब ये तो मूल प्रति जिसके पास होगी नागार्जुन जी की हस्तलिखित वही जाने, लेकिन दोनों का अर्थ वही है। तो महामेघ को झंझानिल से, महामेघ यानी बड़े बड़े बादलों को मैंने झंझानिल से, झंझानिल यानी जो तूफान आते हैं बर्फीले तूफान, उस तूफान से गरज गरज भिड़ते देखा हुए। बादल जो है गरज गरज करके उस बर्फीले तूफान से भिड़ रहे हैं। ऐसा मैंने आसमान चूमती, गगन चुंबी, नभ चुंबी कैलाश की चोटियों पर भीषण जाड़ों के समय इस दृश्य को देखा है, ऐसा नागार्जुन जी कहते हैं। इसके बाद जो छंद है वह इस कविता का आखिरी छंद है, उसको भी आज हम लोग पढ़ें। कविता का छंद बहुत अच्छा है और याद करेंगे तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है पढ़ने में। चलें। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, यहाँ त्रिपटी होगा, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाघ बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस छंद में नागार्जुन जी बता रहे हैं कि सैकड़ों सैकड़ों निर्झर यानी झरने, निर्झरणी यानी झरना से जो छोटा होता है उसको निर्झरणी कहते हैं। सैकड़ों सैकड़ों झरने झरनियाँ कल कल जो है आवाज़ करती हुई बह रहे हैं। मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू एक वृक्ष है, उस देवदारू के कानन यानी जंगलों में सैकड़ों जो है निर्झरनियाँ, सैकड़ों जो है झरने बह रहे हैं, मुखरित हैं, कल निनाद कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। ऐसे वन में शोणित धवल भोज पत्रों से, शोणित यानी लाल, रक्त को भी शोणित कहते हैं, लाल, धवल यानी उज्ज्वल सफ़ेद, तो लाल और सफ़ेद भोज पत्र से छाई हुई कुटिया है। उस कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल यानी बाल, अपने केश को रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाए हुए इंद्रनील की माला डाले। इंद्रनील एक पुष्प है, उस पुष्प नील कमल को भी कहते हैं इंद्रनील, उस इंद्रनील की माला को अपने गले में पहने हुए हैं। कैसे गले हैं उनके भाई, यहाँ गले के बारे में बताया। शंख सरीखे सुगड़ गलों में, जैसे शंख का आकार होता है, नीचे पतला और ऊपर जो है गोलाकार, ऐसे शंख सरीखे, शंख के जैसे सुघड़ यानी एकदम गठित गठीले गलों में उन्होंने क्या लटकाया, उस इंद्रनील की माला को पहना है। और कानों में कुवलय लटकाए हैं, कुवलय यानी कुंडल, कानों में स्वर्ण कुंडल पहने हुए हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, वेणी यानी चोटी में, जो किन्नरियाँ हैं, किन्नरी हैं, वे अपनी चोटियों में, वेणी यानी चोटियों में सैकड़ों लाल कमल जो है खोसे हुए हैं, सब किन्नर किन्नरी।
किन्नरियाँ विशेषकर रजत रचित मणि खचित कला में, रजत यानी चांदी, चांदी से रचित, मणि खचित, मणि से सजी हुई, कलामय यानी बहुत सुंदर आकृति वाले, सोने से रचित, मणि से लदी हुई पान पात्र, पान का अर्थ पीना, संस्कृत में पान का अर्थ पीना होता है। यहाँ पर क्योंकि ये जो है उन्होंने शास्त्रीय अनुसार से कविता लिखी है, क्लासिकल जो है पोयम है, इसलिए यहाँ पर संस्कृत शब्द विशेष रूप से आए हैं। तो पान पात्र द्राक्षासव पूरित, ऐसा बर्तन कैसा है, चांदी से बना हुआ है, मणि उसमें लगी हुई है, सुंदर बर्तन है। पान पात्र यानी पीने वाला प्याला, ठीक है। वह प्याला कैसे है, द्राक्षासव पूरित है, द्राक्षा के रस से भरा हुआ है। द्राक्ष अंगूर को बोलते हैं और द्राक्ष से जो मदिरा बनाई जाती है उसको द्राक्षासव कहते हैं। तो उस द्राक्षासव से भरा हुआ वो पान पात्र है। रखे सामने अपने अपने, वे किन्नर और किन्नरी अपने सामने जो वह पान पात्र रखे हुए हैं, पीने का प्याला रखे हुए हैं। और किस पे बैठे हैं, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, त्रिपदी नहीं कहेंगे, त्रिपटी कहेंगे। लाल चंदन की त्रिपदी है, त्रिपटी है यानी वेदी है। एक तरह से जैसे हम लोग स्टूल पे बैठते हैं, चौकी पे बैठते हैं छोटी, उसी तरह की त्रिकोणाकार ट्रेंगल शेप्ड जो है क्या है, त्रिपटी है, वह लाल चंदन से बनी हुई है। उसके ऊपर नरम निदाग बाल कस्तूरी, उस त्रिपटी पर नरम निदाग यानी कोमल, एकदम साफ सुथरी, बाल कस्तूरी यानी एकदम तरुण जो हिरण है उसको मार करके जो छाल निकाली गई है, उसी बाल कस्तूरी मृग छाल पर, उसी बाल कस्तूरी मृग की छाल पर, नरम यानी क्योंकि बच्चा शावक हिरण मार करके उसकी जो छाल होती है उस छाल पर पलथी मार करके, पलथी मारना कैसी सिचुएशन होती है आप लोग जानते हैं, पलथी मार करके बैठे हुए मदिरारुण, मदिरा के कारण लाल जिनकी आंखें हैं, नशे में उन्मत्त जिनकी आंखें हैं, मदिरारुण यानी मदिरा से, मदिरा के नशे के कारण जिनकी आंखें लाल हैं, ऐसी लाल आँखों वाले उन्मद, उन्मद यानी मत वाले किन्नर और किन्नरियों को उन्होंने क्या देखा है, देखा है। कैसे देखा है, किस मुद्रा में देखा है, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंशी पर फिरते देखा है। उस उन्मत्त अवस्था में वे अपनी कोमल उंगलियों से बंशी बजा रहे हैं, बंशी वादन कर रहे हैं, ऐसे दृश्य को उन्होंने देखा है। और क्या देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को उन्होंने घिरते हुए जो है यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से यह कविता जो है समाप्त हुई। अब एक बार मैं फिर जो है, क्योंकि इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्द जो है अधिकतर आए हैं, इसलिए मैं उन शब्दों की मीनिंग जो है आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो इसको नोट करेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे ही बोलूँगा, लेकिन उतना भी धीरे नहीं बोलूँगा, क्योंकि टाइम जो है वीडियो का उतना लंबा नहीं लेना है मुझे। तुहिन, फर्स्ट पैरा में तुहिन है, तुहिन का अर्थ होता है कोमल बर्फ। इसके बाद सलिल यानी जल, पानी। विषतंतु यानी कमल में जो रेशा होता है कमल नाल में, उसको विषतंतु कहते हैं। तिक्त यानी तीता। इसके बाद बालारुण यानी सुबेरे का, सुबह का जो सूर्य होता है लाल लाल दिखाई पड़ता है, उसको बालारुण कहते हैं। इसके बाद चकवा चकई, ये दोनों पक्षी हैं। क्रंदन यानी रोना। दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। शत सहस्त्र यानी सैकड़ों, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000। अलख यानी जो दिखाई नहीं पड़ती, अलख यानी न लख, जो दिखाई नहीं पड़ती, ऐसी अलख, नाभि से उठने वाले। इसके बाद तरुण यानी चंचल। इसके बाद
व्योम यानी आकाश, इसके बाद शीर्ष यानी चोटी, इसके बाद झंझानील यानी तूफान, इसके बाद निर्झर यानी झरना, निर्झरणी यानी छोटा जो झरना से होता है उसको संस्कृत में निर्झरणी बोलते हैं। मुखरित यानी गूंजना, कानन यानी वन, शोणित यानी लाल, धवल माने सफ़ेद। भोजपत्र क्या होता है? भोजपत्र एक वृक्ष होता है भोजपत्र का, संस्कृत में भुर्जपत्र बोलते हैं, हिंदी में भोजपत्र बोलते हैं। उसकी छाल पर प्राचीन काल में लिखा जाता था, लिखने के लिए वह काम आता था। ऐसे भोजपत्र से जो है कुटिया वो छाए हुए हैं, और भोजपत्र हिमालय रीजन में आज भी मिलता है, आज भी बहुत काम में आता है। कुंतल यानी बाल, इंद्रनील एक तरह का पुष्प है। शंख सरीखे यानी शंख के जैसे, सुगढ़ यानी सुगठित रूप से गठन किया हुआ। कानों में कुवलय, कुवलय यानी कुंडल। शतदल यानी सैकड़ों दलों वाले। लाल यानी आप जानते हैं लाल, कमल जो है वेणी यानी चोटी में लगाए हुए हैं। रजत रचित, रजत यानी चांदी, रचित यानी उससे बना हुआ। मणि खचित, मणि से जड़ा हुआ। पान पात्र पीने का प्याला। द्राक्षासो यानी अंगूर से निकाला हुआ रस, मदिरा, द्राक्ष अंगूर को कहते हैं। लोहित चंदन, लाल चंदन, लोहित यानी लाल। त्रिपदी ट्रायंगल शेप्ड जो चौकी होती है एक तरह से। नरम निदाघ, नरम और निदाघ बाल कस्तूरी यानी मैंने बताया अभी थोड़े देर पहले, उस बच्चे को शावक हिरण को मार करके उसकी जो मृग छाल मिलती है उसको नरम निदाघ बाल कस्तूरी का। मदिरारुण यानी मदिरा से लाल। उन्मद यानी मतवाले। किन्नर, किन्नरी आप जानते हैं किन्नर कौन होते हैं, जिनको आज हम थर्ड जेंडर कहते हैं। मृदुल यानी कोमल। इसके बाद वंशी आप जानती हैं, फ्लूट जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही मैं यह वीडियो जो है आज समाप्त करता हूँ। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ का कविता का सारांश और इससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन बन पड़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।